स्क्रीन विजुअल है सबको? हाँ, विजुअल है। ओके। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता भी नाम बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है। और कोई ये बताओ, मेलुहा कौन लोग बोलते थे? मेलुहा, किसी को आइडिया है? मेलुआ ऋग ऋग्वेद में मेसोपोटामिया में मेलुआ। हाँ, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, जो वर्तमान में क्या है, इराक, वहां के लोग बोलते थे मेलुहा। और इसको ऋग्वेद पकाई में गई, हरि यूरोपिया। उसको हड़प्पा को बोलते थे हरपुरिया। जी। ठीक है। तो पकाई गई ईंटों की भी सभ्यता है। पकी ईंटों की साक्ष्य मिले हैं यहाँ, क्योंकि नगरी सभ्यता है, नगर के साक्ष्य। तो बेसिकली हम बात करेंगे जो इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड कई जगह अलग अलग लिखा हुआ है कई चीजों में। तो मैं आपको कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंगली बता दे रहा हूँ। 2350 से लेकर के 1750 ये है। उसके अलावा कई जगह 3000 से 1750 भी है, 2500 से 1500 भी है। तो एग्जाम में अगर आता है तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो रिलेटिवली लगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमको करना है। बेसिकली इस सभ्यता का जो सर्वप्रथम 1826 में पता चला था, चार्ल्स मैसन के। और इन्होंने 1842 को एक लेख प्रकाशित कराया था, जिसमें बताया था कि हड़प्पा के टीले में भारत की प्राचीनतम सभ्यता दबी है। और 1878 ईस्वी में कनिंगम ने हड़प्पा टीले को पता लगाया था। बेसिकली ये त्रिकोणीय सभ्यता है। अब इसमें मैं बता देता हूँ और आप लोग भी बताते रहिएगा। ये उत्तर है, ये नॉर्थ है। एक मिनट, हाँ, ये नॉर्थ है। नॉर्थ में कौन सी जगह है? मांडा। ठीक है। चिनाब नदी। और ईस्ट में कौन सी जगह है? कोई बताए? राहुल भाई थोड़ा हिंदी में पूछा करिए, हमको इंग्लिश कम आती है। अच्छा अच्छा, पूर्व में कौन सा जगह है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी सर। हिंडन। और किस नदी की सहायक है हिंडन नदी? गोदावरी यमुना की नर्मदा। नदी। सहायक। किसका सर? यमुना की सहायक। यमुना। यमुना की सहायक। ठीक है। तो मांडा हो गया हमारा, जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी। ये हो गया आलमगीरपुर। और उसके बाद नीचे आ जाता है हमारा दक्षिण में, वो कौन सा क्षेत्र है? दैमाबाद। जैमाबाद। दैमाबंद, महाराष्ट्र में। ठीक है। जो कि किस नदी के किनारे पे है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी या प्रवरा नदी? प्रवरा नदी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ठीक है। और आपके पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? सुतकंडोल तो उत्तर है क्या? सुत्ता गैंडोर है। ठीक है। कोडदा। सुत्ता सुरकोटदा नहीं है, गंडोर। सुत्ता गैंडोर है, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान। ओके, ओके, ओके सर। हाँ। सुरकोटदा तो आपका गुजरात में है ना, जहाँ से हॉर्स पर्सन मिले, मतलब कि वो उसके घोड़े के अस्थियां। ठीक है। दास नदी है जी क्या जी, ये? हाँ मैम, ये दास नदी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ से मांडा से और दैमाबाद के बीच की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर की है। और जो सुक्का गैंडोर से आलमगीरपुर की है वो 1600 है। ठीक है। ये एक डायग्राम के थ्रू मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी चीजों को। उसके बाद आ जाते हैं तो आपको सबको पता ही है कि सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी? वो की थी दयाराम शाह ने दयाराम 1920, साहनी। मतलब 1921 में। ठीक है। यहाँ से 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं और सबसे अधिक नारी प्रतिमाएं हैं। मुख्य प्रतिमा पुजारी की है, और उसमें किस चीज का प्रभाव है पुजारी की प्रतिमा में? यूनान। सुमेरियन प्रभाव है। ठीक है।
सुमेरियन प्रभाव, सुमेरियन। बिल्कुल। यहाँ से मोहरें जो हैं वो 1200 से 2000 मोहरें मिली हैं, ज्यादातर सल्फरी पत्थर की बनी हुई हैं। और कई उसमें बनी हुई हैं, जैसे वर्गाकार भी बनी, गोल में भी बनी है, दोलनाकार भी हैं, आयताकार भी हैं। कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि मुख्यतः वर्गाकार हैं, कई जगह लिखा होगा मुख्यतः आयताकार हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको समझना है। यहाँ के भवन आयताकार रूप में बने हुए हैं और 400 चित्राक्षर, मतलब 396 से 400 है। तो पिक्टोग्राफी लिपि का यहाँ यूज हुआ है। कोई बताएगा कि किलाक्षर लिपि का यूज कहाँ हुआ है? वहां पे मिस्र में। मेसोपोटामिया में। किलाक्षर का बताइए कौन? मिस्र में है ना। और फिर पवित्राक्षर कहाँ पे है? नहीं, मिस्र में टामिया पवित्राक्षर में है और किलाक्षर वहां पे है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में है आपकी किलाक्षर और पवित्राक्षर है मिस्र की। ठीक है, ओके। आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मकान है वो ग्रिड पद्धति में बने हुए हैं। पीपल वृक्षों का भी अंकन हुआ है। आपको पता ही है, चित्राक्षर लिपि या चित्रात्मक लिपि या चित्रलेखात्मक लिपि, जो कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। उसके बाद बर्तनों को लाल रंग से रंगने के बाद काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। और ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 का था। ठीक है। और यहाँ जलोढ़ मिट्टी से बने थे, जो कि ईंट ईंट जो बनी थी जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पे आता है कि बर्तनों को बर्तन में चित्रकारी किस रंग से हुई है, तो वो तो काले रंग से काले हुई है। रंग। बट इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से डिपिक्ट हो जाता है कि हमें डाउट क्रिएट हो जाता है कि लोग लाल की डिस्कशन कर रहा है या वो चित्रकारी की डिस्कशन कर रहा है काले की। तो वो हमको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है। तो ओवरव्यू मैंने एक दे दिया है आपको। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की सब खोज किसने की थी? कब दयाराम की थी? साहनी ने सबसे पहले 1921। 1878 में किसी ने खोजा था। कनिंघम ने खोजा था। हम कनिंघम। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये जो हड़प्पा है वो दो भागों में विभक्त है। एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला को नगरी टीला बोलते हैं और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला बोलते हैं। और इसका प्राचीनतम नाम जो था, कोई बताओ क्या नाम था? हरपुरिया। बिल्कुल। इसका हरिपुरिया। प्राचीनतम नाम बिल्कुल। हड़प्पा क्षेत्र का जो हड़प्पा क्षेत्र है उसकी स्थिति क्या है, कोई बताइए। स्थिति में क्या पूछ रहे हैं आप? रावी नदी की स्थिति का मतलब रावी मैम नदी कि के किस किनारे। क्षेत्र में कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे मांटगेमरी। अच्छा, मांडगोमरी कोई ये जिला। बताओ, मांटगोमरी में किसी का जन्म हुआ था 1910 में? कृष्ण खन्ना, कृष्ण कंवल कृष्ण। कवर कंवल कृष्ण। कृष्ण का जन्म हुआ था मांटगेमरी में 1910 में। ठीक है। उन्हीं की जी, पत्नी है कंवल दिव्यानी कृष्ण। कृष्ण, जिनका जन्म हुआ था 1918 में। ठीक है। आगे आ जाते हैं। हड़प्पा क्षेत्र जो है मांटगेमरी जिला में है, रावी नदी के किनारे, ये सबको पता है। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन हुआ। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 12 कक्षों का अन्नागार मिलता है। और भी लोगों ने किया है, बट जो हम लोग को मेनली ध्यान देना है वो चीज पे मैं ओवरव्यू इसीलिए दे रहा हूँ। फिर 12 कक्षों का अन्नागार मिला है, छह छह की पंक्तियों में है। ठीक है। 12 कक्ष हैं तो छह छह की पंक्तियों में, दो पंक्तियों में। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना है। हड़प्पा का मुख्य मार्ग 33 फीट चौड़ा था और गलियां संपूर्ण प्रकार थी। यहाँ से पुरुष धर मिले हैं, दो पुरुष धर मिले हैं। प्रथम पुरुष धर की डिटेल कोई बताइए। नर्तक का जो मिला है वो लाल बलुआ पत्थर में है। मैम, जो पुरुष धर नर्तक वाला है जिसमें नटराज की मूर्ति बोलते हैं, वो दूसरा पुरुष धर है। ठीक है। प्रथम पुरुष धर जो है वो पहला है वो प्रतिमा लाल पत्थर से है। ऋषभ देव या आदिनाथ की बोली जाती है।
लोगों का मानना है, जो कि लाल रंग की है। एवं इसका जो साइज है, साइज बताइए कोई। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 6 6 है क्या? ये 2 पॉइंट को 3 पॉइंट क्वेश्चन ये है, हो जाता है। या 3.3 इंचेस बोल सकते हैं। हाँ भाई, ठीक है, 3.3 बहुत छोटा थ्री है। पॉइंट थ्री इंचेस या 3.4 इंचेस। और जो एक्चुअल साइज है सेंटीमीटर में, वो 9.2 है। जैसे कि अभी आपका नर्तकी का पूछा गया तो 10.5 सेंटीमीटर कराया गया था ना। तो वो 9.2 ये याद रखिए, बाकी सेंटीमीटर में 9.2 गुणे 5.8 गुणे 3। ठीक है। और ये बना किससे है? लाल चूना पत्थर से बना हुआ है। और संग्रहित कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिए, मेन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोस्टली जो सिचुएटेड हैं, मतलब संग्रहित हैं, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं, केवल पुजारी की मूर्ति को छोड़ करके। और वो कहाँ संग्रहित है? जी कोलंबो में। में। कराची। कराची में कराची संग्रहित है। संग्रहालय। बिल्कुल। और जो दूसरा पुरुष द्वार है, जिसे नटराज की मूर्ति बोलते हैं, उसके बारे में बता दीजिए, उसकी हाइट और किस पत्थर से बना है। ग्रे सिल्ट में बना है क्या हो? इस्ट से बना है। हाँ, सिलेटी बलुआ पत्थर, सिलेटी पत्थर भी बोल सकते हैं, या काला पत्थर है, या श्याम बलुआ पत्थर है। ये तीनों में जो भी आपको दिखेगा उस पे आप टिक करोगे। ठीक है। इसकी जो साइज है वो 10 गुणे 4 गुणे 3 सेंटीमीटर है। तीन ये भी में, यस। राष्ट्रीय संग्रहालय में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, जिसको नाम दिया गया था उर्वरता देवी का। उर्वरता देवी का। अच्छा, कोई एक लोग देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी हो रही है, रेड वो पॉइंट बना ओके। हुआ है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पीतल का बना एक इक्का मिला है, और पक्षी का पिंजरा भी पाया गया था। सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, और मोहरों पर बैल को छापा गया है। इस एक मिनट, सभ्यता में महिलाएं। सूती कपड़े के टुकड़े में एक कंफ्यूजन, कभी मोहनजोदड़ो कभी हड़प्पा। नहीं, हड़प्पा मैम ही सही देखिए, है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे कंफ्यूजन है, बट उसको जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि सूती कपड़ा हड़प्पा में है। ठीक है। जैसे मोहनजोदड़ो में जो है ज्यादा मोहरें मिली हैं, लेकिन हड़प्पा में अभिलेख युक्त मोहर मिली है। यही दो चीज इसमें लगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हड़प्पा वासी पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा लिपि को किस नाम से जाना जाता था, कोई बताए? पिक्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफी। किसी को चित्रलिपि भी बोलते हैं, किसी को ग्राफी होता है। हायरोग्लिफ भी बोलते हैं। हायरोग्लिफ। जी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये हड़प्पा जो नगर है, 7 बार से अधिक बार नष्ट हो चुका है। और वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता में हुआ। अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे भी यहाँ से मिले हैं। और एक है माँ के साथ जुड़वा बच्चों की मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। और मृदभांड जो होते हैं बर्तन मिट्टी के, पर मछुआरे का चित्र मिला है। और सलकड़ी पत्थर की बनी हुई मुहर मिली है, जिस पर गरुड़ का अंकन है, जो पंजे में सर्प दबोचे हुए। ठीक है। तो यहाँ पे हड़प्पा का एक ओवरव्यू ये हो गया। आगे आ जाते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ डिटेल बताए कोई। कहाँ पर है? इसकी खोज किसने सिंधु की? या नदी पे, उत्खनन किसने कराया? सिंधु नदी के तट पे है मोहनजोदड़ो। जी। और पाकिस्तान सिंधु और नदी क्या के तट अच्छा। पर है लरकाना जिला। लड़काना जिला, ठीक है। मोहन लड़का है भाई जो। बिल्कुल। मोहन लड़काना। जी। अच्छा, ये 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर दूर है हड़प्पा से। ठीक है। और सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य जो कराया था 1922 में, 1922 में। 1922 में हम लोगों ने कुछ और भी पढ़ा था कि कल कहाँ हाँ, की उन्नीस खोज सौ की थी, बाईस किसी ने की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की। होशंगाबाद की किसने की थी? मनोरंजन 1922 घोष ने। में।
मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष ने की थी, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। मनोरंजन घोष, होशंगाबाद, 1922। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अमरनाथ सहगल का जन्म, एस एस राजा का जन्म, और 1922 में एक और थे, आदिम देवियर वाला था जन्म। ठीक है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार का साइज पता है किसी को? 39 कुछ फीट है क्या? मैं मीटर में बता रहा हूँ, 11.8 23 8 गुणे 2.43, ये मीटर में है। ठीक है, कुंभकार के भट्टों के अवशेष भी मिले हैं। सभा भवन मिला है, जो कि 90 फीट लंबा और चौड़ा वर्गाकार है। उसके अलावा नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि कांच में, आई थिंक सभी को पता है। इसका साइज भी पता होगा, 10.5 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर, जो कि 4.1 मतलब 4.1 इंच की भी है। ठीक है, और इसको खोजा किसने था, ये बताएगा कोई? अर्नेस्ट हम्म, मैके। 1926 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। ठीक है, जिसको जिसकी तकनीकी, जैसे कि कल मैम की अगर जिसने भी क्लास ली तो मैम ने भी बताया था कि लास्ट वैक्स तकनीकी, अगर दिया हुआ है तो वो लगाओगे, अगर नहीं दिया है तो डोकरा कास्टिंग लगाओगे। ठीक है, मोम वाली भी विधि विधि एक दी रहती है सर, मोम कास्टिंग, मोम निकालने वाले से। हाँ, लास्ट लास्ट वैक्स वैक्स वही टेक्निक हुई ना, मोम वाली। जी वही तीनों दिया रहता है। हाँ जी, मतलब कि जो ऑप्शन में हो तो उसमें जो भी रिलेटिव लग रहा हो, जो ज्यादा वैसा समझ में आ रहा हो इस तरीके से लगाएंगे। जो सुरक्षित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। पुजारी की मूर्ति सर का किसने साइज क्या खोजी है? थी इसको? सर ये बता दीजिए। 18 अर्नेस्ट गुणे मैके। 11 गुणे 8 बिल्कुल, सफेद अर्नेस्ट पत्थर से मैके बनी। ने खोली अर्नेस्ट मैके ने खोजी थी 1926 में। ठीक है, ओके उसकी सर। नर्तकी की मूर्ति। ओके सर। ओके, पुजारी की मूर्ति, जिसे दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति बोलते हैं, इसका साइज मैम आपने क्या बताया? 18 गुणे? 18 गुणे 11 गुणे 8। बिल्कुल, ये सेंटीमीटर में है। अगर हम इंचेस की बात करेंगे तो 6.95 इंचेस, और अगर सेंटीमीटर की बात करें 17.5 लमसम। ठीक है, अच्छा कोई एक बात बताओ, माइकल एंजेलो की एक मूर्ति थी जो 17 फीट की थी। पिएटा थी। डेविड 1504 की फ्लोरेंस में है। कंफर्म है पिएटा का साइज? 68 थी ना पिएटा की साइज, और वो कुछ उस तरह थी, और वो वाली 17 उस तरह इंच में थी। डेविड थी 17 इंच। हाँ हाँ, वो पेटी और 68 की थी, डेविड वो थी, गलत हो गया। डेविड थी जो कि 1500, सॉरी इंच बोल रहा हूँ मैं, 17 फीट की थी। ठीक है, 5.17 मीटर की, जो 1501 से 1504 की है। ठीक है, और कहाँ सुरक्षित है, किसी को पता है? फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में। लूव्र म्यूजियम है ना कि नहीं फ्लोरेंस? नहीं नहीं, लुब्र तो मैम पेरिस में है। ये गैलेरिया हम्म, डेल एकेडमी है फ्लोरेंस में। गैलेरिया डेल एकेडमी फ्लोरेंस में, वहां पे सिचुएटेड है, वहां पे सुरक्षित है, और 17 फीट की है। तो आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। 17.5 है आपका दुशाला ओढ़े योगी या पुजारी की सेंटीमीटर में, और 17 फुट है फिट में। ये है आपकी डेविड की मूर्ति, जो कि 1501 से 1504 की है, डेविड की, और बनाई किसने? माइकल एंजेलो। आगे बढ़ते हैं। यहीं से मदर गॉडेस मातृ देवी की मण मूर्ति टेराकोटा से बनी है। इसकी विशेषता है पंखनुमा आकार की टोपी है। बैल की पीठ से टेराकोटा शिल्प भी मिलती है। एक मनके पर 3 बंदरों का अंकन। ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं, बट मैंने एक जनरल चीजें आपको बता। फिलहाल हम अभी आज दो ही पढ़ेंगे, और बाकी हम आगे रांची हिस्टोरी की बुक से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छा राहुल सर, जी। वो हड़प्पा से उस अन्नागार मिला है या मोहनजोदड़ो से? इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। मोहनजोदड़ो से अन्नागार कौन आपका सही? मिला है हड़प्पा से। अन्नागार हड़प्पा से मिला है, और स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या टाइम पीरियड है, तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है 2300 से लेकर के 1750, तो कई जगह आपको 2500 से 1550 भी मिलेगा, कई जगह 2300 से 1750 भी मिलेगा, और 3000 से 1750 भी मिलेगा।
तो अच्छा, इसका मेन आप ये याद रखिए, कार्बन डेटिंग वाला कार्बन बता रहे हैं डेटिंग, क्या? कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750। ठीक है, अभी आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा स्थल जो है उसका उत्खनन वर्ष सबको ही पता है, 1901 के दौरान सानी और मांटगेमरी जिला और रावी नदी। अच्छा, हम आगे कुछ चीजें छुपा करके आगे पूछेंगे ताकि दिखे ही ना। मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए, किसने उत्खनन किया था, उत्खननकर्ता कौन था, किस नदी के किनारे था? मो हम बताते हैं। दयाराम साहनी ने लड़काना जिले 1921 उसके सिंधु मोहनजोदड़ो नदी के। मोहनजोदड़ो पूछ रहा है। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। बिल्कुल। अगला है चंदूअड़ो, चंदूअड़ो के बारे में बताइए कोई। चंदूअड़ो की खोज 1931 में हुई थी और एनजी मजूमदार ने की थी। बिल्कुल। ये ये किस पाकिस्तान नदी के में किनारे सिंधु है? नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। जी। अगला आपका है कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में बताएं। काली काली कालीबंगा पियन कालीबंगा की खोज बीबी लाल बीके। घग्गर नदी। बोलिए बोलिए। राजस्थानी तो बता रहे हैं कि घग्गर नदी और वो जो बीबी लाल जोशी। सर नहीं यार। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी अलग चीज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी। सबने पढ़ा होगा, बीबी लाल के था हाँ, उसमें, बस अमलानंद थोड़ा जी सा भी अलग है। देता है और उनका भी देता है, दोनों लोग पहले का। अमलानंद घोष ने की थी, बाद में उन्होंने किया था 1867 में, क्या आई गेस। मैं बता रहा हूँ क्या है। 1953 में अमलानंद घोष ने की थी इसकी खोज। अमलानंद ने घोष ने 1953 में की थी। 1953 से कुछ और कनेक्ट कर सकते हो आप लोग? इसमें एक संगीत एकेडमी की स्थापना हुई थी। संगीत नाटक नाटक अकेडमी की अकेडमी। स्थापना हुई थी हाँ, नाटक 1953 में, बिल्कुल अकेडमी। से। जी। ठीक है। जी। अब इसका जो उत्खनन कार्य था वो किया था बीबी लाल और बीके थापा ने। जी। ठीक है। और है। न कब किया था? 1961 में। जी जी। ठीक है। उसके बाद लोथल पे आ जाते हैं, लोथल के बारे में बताइए कोई। लोथल लोथल 1953 में है क्या? 1954 में लोथल गुजरात में गुजरात में है ये। आर.एस. राव ने, रंगनाथ राव एस ने आर खोज की एस थी। आर राव ने। बिल्कुल। रंगनाथ राव। और 1954 में इसकी खोज भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है गुजरात में। जी इसकी खोज 1954 में की थी एस आर राव, या रंगनाथ राव भी बोल सकते हैं आप लोग। और इसकी जी। जो उत्खनन कार्य हुआ था वो 1955 से 56 में हुआ था। और किसने किया था? ये भी इन्होंने ही किया था, रंगनाथ राव ने। ठीक है। तो ये तो आपका सीरियल वाइज है, तो इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा। जी अगला जी। आ जाते हैं रोपड़ के बारे में, बता दीजिए। रोपड़। रोपड़ हरियाणा में रोपड़ है। रोपड़ पंजाब नहीं, में है, सतलज नदी के किनारे। बिल्कुल पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज तभी हुई थी जब कालीबंगा की हुई थी। हाँ, कालीबंगा 1961। वो तो 1961। उत्खनन हुआ ना मैम। अच्छा, उत्खनन हुआ था जी। बताया था आपने 1953 में 1953 में अमलानंद क्या? घोष ने की थी ना। 1953 में। अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा की 1953 में, तो जी, 1900 1953 में अमलानंद घोष ने। 55 55 हाँ में बस हुआ था सॉरी, क्या? मैं थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ। 1950 में होगा, 1950 में बीबी लाल ने किया था रोपड़ की खोज। जी ठीक है। जी। और इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था 1953 में? बीबी लाल दोषी। बीबी लाल दोषी। नहीं, यज्ञ बीवी दत्त। थापड़। बीबी यज्ञ थापड़। दत्त ने करवाया था, यज्ञ दत्त शर्मा जो थे। अच्छा, रोपड़ की ना। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, रोपड़ हाँ का, जी, हाँ जी। रोपड़ के एकदम शर्मा जी रोपड़ ने। यज्ञदत्त की बात शर्मा कर रहे ने। हैं हम लोग। बिल्कुल, यज्ञ दत्त शर्मा ने 53-55 के बीच करवाया था। आप इससे याद कर सकते हो कि 50 में खोज हो गई थी
और 1953 और 55 जिस टाइम पे कालीबंगा की खोज हुई है उसी टाइम पे यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। आगे आ जी। जाते हैं, बात करते हैं बनवाली की। बनवाली के बारे में बताइए। बनावली हरियाणा में है, बिल्कुल। हिसार जिले में। जी। नदी बताइए। ये बनावली नदी, रुक गोदावरी जाइए, वो है क्या? याद है। नहीं, ये रंगई, रंगोई नदी। रंगोई। रंगोई। रंगई नदी है, ठीक है। जी। और इसकी खोज जो की थी आर एस बिष्ट ने की थी, वो भी 1973 में। अच्छा, कोई बता जी। सकता है ये आर एस बिष्ट कौन से हैं? रणबीर सिंह बिष्ट है क्या? नहीं। इसीलिए मैंने पूछा है कि वो है नहीं वो। रवि सिंह बिष्ट नहीं है। इनका नाम था आर एस बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। जी। रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने बनावली की खोज की थी, जो कि हरियाणा में है, रंगई नदी के किनारे हिसार जिले में है। और 1973 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। अगला आ जाते हैं धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में बता दीजिए। गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे, या मनसर या मनहर भी बोलते हैं। मनसर नदी। ठीक है, इसकी खोज किसने की है? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी ने की है, जो कि की है 1967 से 68 तक की। 68 में। ठीक है। जी। और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया है, उन्हीं ने करवाया है जिन्होंने बनावली की खोज की थी। बता रहे रणवीर सिंह बिष्ट। आर एस बिष्ट। आर.एस. हाँ, फिशर। रविंद्र सिंह बिष्ट ने। अब देखिए, मतलब बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, आप बस एक दूसरे से कनेक्शन बना के चलो। जैसे कि जी। अब बनावली की खोज तो भूल की जाता रविंद्र है। सिंह बिष्ट ने। और उन्होंने एक उसकी खुदाई भी करवाई, उत्खनन कार्य करवाया 1990-91 में। ठीक है। तो बेसिकली धौलावीरा तक मैंने बता दिया है, जो कि महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में जनरली क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी हम लोग बुक्स के थ्रू जो भी चीजें होंगी वो एडअप करते जाएंगे। कोई ये सन बताएगा बहुत कम धौलावीरा में। पूछेगा या ज्यादा पूछेगा? सन हाँ तो मैम। कंफ्यूज हो जाते हैं। सन में कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा। कौन मैम सी नदी थी कंफ्यूज तो क्या हो था? रही हैं। देखिए, अपने टीजीटी में सन ज्यादा पूछता नहीं है। बट अगर आपको याद होगा ना, तो चीजों को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। और कुछ नहीं है। नहीं भी याद करें तो कोई वो बड़ी चीज थोड़ा ना है। लेकिन फिर भी अगर याद कर लेंगे तो चीजों को कनेक्ट बहुत इजीली कर पाएंगे। और मान लो कि अभी तक नहीं दिया है, सन इस बार ही दे दे तो। क्योंकि ये तो टॉपिक का ही है, जैसे कहीं याद बाहर रहता बताया। है राहुल सर। जैसे सन अगर जी याद मैम। रहेगा उनका तो जैसे सन याद रहता है किसी का तो जैसे जी। कैसे इतने दिन में उनका जन्म हुआ तो इतने दिन बाद कोई कार्य करेंगे, इससे क्लियर रहता है ये चीज। बिल्कुल और नहीं बिल्कुल। याद रहता तो अच्छा। जो है तब आदमी उसमें कंफ्यूज रहता है कि उसके जन्म के दिन ही उसका वो बता देता है चित्रणकार। बिल्कुल। अब होता क्या है, ये सन याद करने का, आर्टिस्ट के सन या क्या कोई चीजें जहाँ खोज की उनका सन याद रखने से ये होता है। अब जैसे कल एक क्वेश्चन आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कि बामियान गुफा वाला और जानवान आइक का, जो मैंने हॉलैंड मैम वाला। से क्वेश्चन पुट किया था, ऑयल वाला, कि ऑयल की नवीनतम खोज किसने की। तो वो हमें पता था कि बामियान गुफा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नवीनतम नहीं है, ये प्राचीन है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने उस चीज को जस्टिफाई किया, या मैंने उस चीज को समझा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये अर्थ है कि हम उस चीजों से कनेक्ट करें दूसरी चीजों को। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है उसी से इलिमिनेट करके चीजें हो जाए, या ऐसे कोई डाउटफुल क्वेश्चन आ जाए, इस वजह से है मैम। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंगली हमने रोपड़, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा सारे पढ़ लिए हैं। और यही सारे मैंने पढ़ा भी दिया आपको। आगे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं? दो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आपने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पूर्ण परिपक्व जो नगर हैं वो 6 हैं। पढ़ा है? नहीं, परिपक्व में छह दो, प्रमाणित में दो पढ़ा है, परिपक्व में छह पढ़ा है। प्रमाणित में 2 पढ़े हैं ना? जी। हाँ, तो यही चीज मैं एक चीज बता रहा था कि देखिए होता क्या है, कई कई जगह पे यही सब एक एक वर्ड का अंतर आ गया।
और क्वेश्चन गलत हो गया। तो पूर्ण परिपक्व में जो आता है वो 6 है, ठीक है, 6 क्षेत्र हैं। और जो प्रमाणित क्षेत्रों में वो 2 हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे आ जाते हैं। ये दोनों ही नगर सबको पता है पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए। सिंधु घाटी के बर्तनों को किस रंग से रगड़ने के बाद पकाया जाता था? गेरू लाल रंग से, लाल रंग से। और चित्रकारी किस रंग से होती थी? ब्लैक। नीले रंग से। ब्लैक से। अच्छा, ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? यूनान की। इस्लामाबाद। अरे मैम ऐसा मत करिए। यूनान का। अच्छा निजामाबाद। अच्छा उसकी आकृति पे चले गए यूनान की काली आकृति पे। मैम ही कुछ, मैम कल शायद कुछ बता रही थी कि हमारे आसपास है निजामाबाद कुछ, और हमने कहा ये मैडम ही भूली जा रही। हाँ, हमारे बगल में हमारे नंद का निजामाबाद घर है, लेकिन हम आकृति पे चले गए यूनान वाली। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सबको पता है, पवित्र चित्राक्षर लिपि थी। और जबकि पवित्र अक्षर मिस्र की और कीलाक्षर मेसोपोटामिया की, जो जिसको बोला जाता है। वर्तमान में क्या बोला जाता है मेसोपोटामिया को? मेसोपोटामिया इराक। इराक हाँ, बोला जाता इराक बोलते हैं। जो चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? अराउंड 396, 396 से 400 तक की चिन्हों का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? पशुपति शिव, ठीक है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि पशुपति जो शिव था उसमें कितनी, क्या कौन सी आकृतियां थी? अच्छा बैल थोड़ा वैल जो हिंट दे था देते हैं। सब बगल में जो था, बिल्कुल। दो दो भैंसा था। भैंसा और गैंडा एक तरफ थे। हाथी और हम्म। हाथी और बाघ एक तरफ थे। और और 2 हिरन थे। हिरन नीचे थे। 2 हिरन थे, जी ठीक है, जो सामने थे। जी। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस देवता का चित्र बना है? पशुपति शिव, क्योंकि आपने पढ़ा ही है कि पशुपति शिव की वो पूजा करते थे। मोहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। अब देखिए इसी क्वेश्चन पे, जैसे अभी हमने जस्ट एक पढ़ा कि पशुपति शिव की पूजा करते थे, हड़प्पा वासी भी करते थे, और यहाँ से भी मिला है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मोहनजोदड़ो ही लगाई, क्योंकि कुछ चीजों पे हम भी आपको या कोई भी आपको क्लेरिफाई नहीं कर पाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। अच्छा हाँ, मैं पशुपति शिव को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भूल गया। देखिए, जो पशुपति शिव की मूर्तियां हैं उसमें बाईं ओर गैंडा और भैंसा है, ठीक है। और दाईं ओर, दाईं का मतलब क्या होता है? राइट होता है ना। हाँ जी सर, हाथी और बाघ। हाथी व बाघ है। और बीच में, सामने कह सकते हो या बीच में बोल दो, 2 हिरन है, ठीक है। तो हिरन 2 है, बाकी सब एक एक है। आगे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? जितने नाम हैं, जितने बोले जाते हैं, सब लोग बता दो, कोई भी एक लोग बता दो सारे नाम। जी हम बताएं। ईंटों की सभ्यता। बताइए बताइए। पकाई गई ईंटों की सभ्यता। और ठीक है। पहला नगर हड़प्पा था तो हड़प्पा सभ्यता। और जी। ताम्र पाषाण सभ्यता। नगरीय हम्म। सभ्यता। हम्म। युगीन सभ्यता। शबनम मैम एक बात बताइए, ताम्र सभ्यता होगा कि नहीं होगा, आप बताइए आप। काशी ताम्रकालीन युगीन। सभ्यता भूला जाएगा इसको कि नहीं भूला जाएगा? जाएगा क्योंकि सबसे पहले तांबे का यूज इसी युग में हुआ था। और खोजा कब गया था ताम्र? तो कहते तो हैं प्रागैतिहासिक काल में, बट हमने जहाँ तक पढ़ा है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को, जहां तक मुझे पता है, उसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे। जी हमने जी भी पढ़ा कांस्य है युगीन कहानी सभ्यता में। बोलते हैं। हम्म। लेकिन सबसे ये ज्यादा तभी हो यूज सकता तांबे है। का हुआ है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, मतलब कि हो सकता है कि आप सही हो, बट मैं, मतलब मेरे अंदर डाउट है, हो सकता है कि वो चीज आप क्लियर हो, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है।
तो इसके बाद मतलब मैम ने बताया कि पकाई गई ईंटों की सभ्यता और नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। मड़ पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वही चीज है। सिंधु सभ्यता में कृषक जातियां किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? लाल तथा काली मिट्टी के। मिट्टी के बर्तनों को की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी कला कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके मार्गदर्शन में हुआ? मार्शल के, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे क्या उस टाइम पे? पुरातत्ववेत्ता थे ना। पुरातत्व वेत्ता नहीं थे मैम, वो पुरातत्व विभाग के उसमें अध्यक्ष थे या निदेशक कह सकते हैं। जी निदेशक थे। बिल्कुल। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? सिंधु सभ्यता में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया में भी उसके प्रभाव दिखता है। प्रोफेसर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? अब देखिए यहाँ पर कई चीजें अलग हैं। अब जैसे इसमें आ गया 3200 से 2700, तो अब एक जनरल वे पे आप लेकर के चलिए टाइम पीरियड जैसे 2350 से 1750। अब ऑप्शन में कुछ इस तरीके से चीजें आ जाती हैं, तो आप अपने हिसाब से एलिमिनेट करके उसको सही कर सकते हैं। अर्नेस्ट मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2700 से 1700 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन हुआ है? पीपल के पेड़ का। ये क्वेश्चन आया भी है पीपल के पेड़ वाला साहब। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? वृषभ। वृषभ को ही क्या बोलते हैं? कुंकुद वाला बैल बैल। ना। बैल बोलते हैं। बैल बोलते अच्छा, वृषभ श्रृंखला भी है किसी की? सुनील दास की। वृषभों का चित्रकार किसको कहा जाता है? चोयल को कहा जाता है। पशुओं कोयल का को कि भैंसों का। भैंसों का। कोयल को भैंसों का नाम। झीलों का जोशी वैसे को तो कहा जाता है। गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। मैम वो वृषभों का, बैलों का चित्रण जो बोला जाता है, मतलब कि वृषभों को जब सबसे ज्यादा चित्रित किया वो सुनील दास ने किया है। ठीक है। सुनील दास तो बता रहे हैं, वही पहले ही बताए अच्छा सुनील मैम, दास। सुनाई नहीं दिया था, कोई पीछे शायद बोल रहा था तो मुझे सुनाई नहीं पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख हुआ है? सूती वस्त्र का हुआ है। आपने पढ़ाई की हड़प्पा सभ्यता में हुआ है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी रही? पारस के सम्राट अच्छेदिन के समय तक बनी रही। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? चौक पर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसी लिखी जाती थी? अभी मैंने बताया था कि लिपि कौन सी है? चित्राक्षर लिपि है या चित्रात्मक है? वो किस तरफ लिखी जाती है? लेफ्ट राइट की राइट लेफ्ट? उल्टे लिखी जाती है, जैसे हम दोनों लोग तरफ सीधे से। बाएं से दाएं उस लिखी तरफ तो दाएं जाती से है बाएं। दोनों तरफ से, बट लेफ्ट टू राइट, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट। तो लेफ्ट टू राइट, जी। लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है। लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। आगे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की हैं? अब देखिए ये किसी का माइक ऑन है, माइक प्लीज फ्री है ऑफ थोड़ा कर सा लीजिए। किसी का। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। हाँ। सिंधु सभ्यता की मोहरें किस आकार की हैं? वर्गाकार। केवल वर्गाकार तो नहीं है, सभी को पता होगा कि केवल वर्गाकार तो नहीं है, आयताकार भी है, गोलाकार भी है, ढोलनाकार भी है, कई आकार की हैं। लेकिन मुख्यतः आप बोल सकते हो कि आयताकार या वर्गाकार हैं, क्योंकि कई जगह आयताकार भी दिया हुआ है, कई जगह वर्गाकार भी दिया। इन मोहरों की नाप क्या है? गोलाकार भी सवा दिया दो। है, दिया का गोलाकार भी है। हाँ मैम। ठीक है। इनकी जो नाप है, 2.25 लंबी है और 2.25 ही चौड़ी है। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मोहरें किससे निर्मित है? हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी तथा नीले और सफेद चमकीले पत्थर की। और सबसे ज्यादा मोहरें किस पत्थर की मिली हैं? तिलखड़ी की। सैलखड़ी की मिली हैं सबसे ज्यादा। आगे आते हैं। इन मोहरों पर आकृतियां
किस प्रकार निर्मित है, उभरी हुई हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? मोहरों से। मोहरों से ही पता चलता है कि वहां किस चीज की पूजा होती थी, या किस पशु को ज्यादा वो मानते थे। ठीक है। कहीं कहीं डोरी तो खींचने मृत से, भांडों को सही कराया जाता है मोरों से ज्यादा। मैम यहाँ पर बेसिकली जो देखो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, और मोहरें भी ज्यादा ही मिली है मैम मृदभांडों से। हाँ जैसे, लेकिन ठीक है। जानकारी जो है मृत भांडों से ही हम देखते हैं, वही क्वेश्चन। मृदभांडों में जो चित्रकारी हुई है उससे बोल रहे हो ना आप? नहीं, सबसे अधिक हाँ। जानकारी की बात बोल रहे हैं, जब भी आती है तो मृत भांडों से वहाँ की उत्खनन ज्यादा होता है, ये कह रहे हैं। ओके। ठीक मैम। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना है? चीनी मिट्टी से बना है। कांच का ओक चमक बढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500, लगभग 1750 भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, तो निस्क है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीन सिक्का निस्क। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ उसकी नाम क्या है? 242 फुट गुणे 112 फुट और गुणे 5 फुट दीवारों की मोटाई। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग हुआ है? बताइए। प्रकार। पकी हुई मिट्टों ईंटों का, क्योंकि पकी हुई ईंटों की सभ्यता बोला जाता है ना इसको। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता था? पत्थरों का नहीं किया जाता था, क्योंकि ईंटों से ही बनाई गई थी। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियां अधिकांशतः किसकी हैं? नारियों की हैं। अभी मैंने आपको बताया भी कि नारी प्रतिमाएं सबसे ज्यादा हैं, और 18 प्रतिमाएं लगभग प्राप्त हुई हैं, और सबसे अधिक नारी प्रतिमाएं। ठीक है। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? कुरूपता दर्शाई गई है। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? शाकाहारी व मांसाहारी। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल तथा कछुए का मांस। अच्छा, एक कोई ये बताइए कि कृषि किन किन चीजों की जाती थी? यहाँ का जौ और गेहूं ही तो मेन था ना सिंधु घाटी सभ्यता का। बिल्कुल, यहाँ की जो दो चीजें मेन थी वो थी गेहूं और जौ। और पशुपालन किस चीज का था? ये बैल पालते थे शायद। बैल और भैंस। जी। ठीक है। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पांसे का खेल हो गया, नृत्य हो गया, शिकार, पशुओं की लड़ाई हो गई। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके किनारे फली फूली? दजला फरात, जिसे इंग्लिश में यूफ्रेटस और टिग्रिस भी बोलते हैं। इन्हीं नदियों के दो दोआब से पनपी थी सभ्यता, जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? सुमेरियन। और सुमेरियन पे ही किसका प्रभाव पड़ा है? सुमेरियन प्रभाव किस मूर्ति पे पड़ा पुजारी है? की मूर्ति। पुजारी की पुजारी मूर्ति की पे। मूर्ति पर। चलिए, हड़प्पा आ जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? अब इसमें तो कार्बन लिखा है, क्या सही है ये? पता नहीं क्या देता। आई डोंट थिंक ये सही है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा की क्या चीज प्रसिद्ध है? मोहरें प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा की सभ्यता की मोहरें किससे बनी है? टेराकोटा से बनी है और सैलखड़ी से भी बनी है। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? चिकोटी पद्धति से किया गया है। ये थोड़ा सा देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में पक्की पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा के अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं?
कोई बताएगा कितने कमरे हैं? 12 कमरे थे क्या? 12 तो मैम देखिए, 12 कक्षा का 1200। मीनाकार था, 6 6 की 2 पंक्तियां थी, एक जी तरफ वही 6 12। दूसरी तरफ 6 तो टोटल 12 हो गए। बीच में गली था, 6 लाल 6 पत्थर की 12। जी जी जी। अच्छा, इसी से मैं एक चीज पूछूं। आप लोग कोणार्क के बारे में पढ़े होगी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोई बताएगा कि उसमें कितने पहिए थे? 7 पहिए थे ना? 7 तो घोड़े थे ना मैम? 7 घोड़े थे, 12 12 पहिए पहिए नहीं, 7 24 घोड़े। पहिए। 12 पहिए। 12 नहीं, और पहिए। दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाइए। सही है लेकिन कुछ हद तक। देखिए, वहां पे 24 पहिए थे। 24, हाँ 24 वही तो बता रहे थे, 24 जैसे तीली है वहां पे अशोक चक्र में, इसमें 24 से वो था, इसी से याद बिल्कुल, किए यहाँ थे 24 पहले। पहिए हैं, एक तरफ 12 और एक तरफ 12। और ये 24 पहिए किस चीज का संकेत देते हैं? एक तरफ के जो 12 पहिए हैं वो महीनों का संकेत देते हैं, और जो 24 है टोटल, ये संपूर्ण दिन के 24 घंटे का प्रतीक है। क्लियर है? हाँ, किसी को डाउट? 7 घोड़े 7 दिन का। ये क्लियर। ठीक है। अच्छा, हाँ मैम, घोड़े जो हैं वो 7 दिन का प्रतीक है। अच्छा, जब इतनी ही बात हो रही तो मैं एक और चीज बता देता हूँ। जो पहिए हैं उनमें 8 तीलियां हैं। तीलियां, तीलियां किसकी प्रतीक है सर? तीलियां 24 8 तीलियां। तो है। हाँ, बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। 8 तीलियां हैं जो 8 पहर और 8 दिशाओं का प्रतीक है। ये क्लियर? और 8 और कोई दिशाएं एक होती चीज। हैं, सारी दिशाएं होती हैं, हम तो नहीं समझ पाते मैम, यही हम 4 पूछ। दिशाएं होती हैं लेकिन उत्तर पश्चिम भी तो आप पढ़ती हैं ना। वही तभी हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम एक्चुअली कंफ्यूज हो इसका जाते जो यूज होता था, ये मैं बता, इसका जो यूज होता था वो टाइम देखने के लिए किया जाता था। जब आप उंगली रखते थे सेंटर पे तो उसकी एक परछाई पड़ती थी जिससे टाइम देखा जाता था उस टाइम पे। उस हिसाब से ये बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसको ओके। यूनेस्को में कब सम्मिलित किया गया था? किसको? कोणार्क कोणार्क को मंदिर को कोणार्क को 83 में किया गया था, 83 में। 83 में। कि कब? 83 में? नहीं नहीं, 83 में तो कुछ और था। 86 83 में में था तो क्या? आपकी, 83 में तो नहीं नहीं, 83 में आपकी अजंता है, 84 में आपका कोणार्क है। हाँ हाँ, ओके, 84 में। 1984। ठीक है। चलिए, हम लोग फालतू में इधर उधर ज्यादा चले जाते हैं। इस मूर्ति की नाप क्या है? ये जो पुरुष गण है उसकी नाप है इसमें 3.25 इंच बताई गई है। ठीक है। जो लाल बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर की बनी हुई थी। तो किसकी बात कर रहा है? जो कि ऋषभ देव की मूर्ति थी उसकी बात कर रहा है। तो लगभग 3.3 टू 3.4 इंचेस की है। पहले जो मूर्ति थी, पहली वाली सर ना, वही ना बता रहे हैं हाँ हाँ जो हाँ। इसमें। हाँ मैम, हाँ मैम, वही। यह मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। माँ के साथ जुड़वा बच्चों और बालकों की मूर्तियां कहाँ मिली हैं? हड़प्पा में। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। तो ये सुरक्षित कहाँ पे है? बताएगा कोई? तो राष्ट्रीय संग्रहालय। हाँ, है तो राष्ट्रीय संग्रहालय, हड़प्पा से मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष से। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? 1878 में कनिंघम ने। अच्छा, कल शबनम ने शायद बताया था, आप लोगों ने सुना होगा कि कनिंघम ने और किन किन चीजों की खोज की हुई है, क्या क्या किया हुआ है? भरूच स्तूप की थी, और कब की थी मैम? इसी समय में जो इनका है, ये इसी अठारह सौ समय हुआ। तिहत्तर में भरूच, 1861 में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष। 1861 बिल्कुल में बिल्कुल। ये पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। बिल्कुल, पुरातत्व विभाग के जनक थे 1861 में। और 61 का वही टाइम है जब लुब्बाक महोदय ने 3 भागों में विभक्त किया था प्राइवेट मैम आपने हिस्टोरिक को। क्लास लिया था क्या? हम तो नहीं, नहीं देखे अठारह सौ क्लास इकसठ एक नहीं, बार। वो 1851। 1851 में तो मैम डेविड वो
क्या कहते हैं, विल्सन ने अपनी पुस्तक में प्रीहिस्टोरिक को, वो प्रीहिस्टोरिक नाम का यूज किया था, अच्छा, उसका ये डेनियल वाला डिफरेंस नहीं है। विल्सन तुम ने। 1851 का जो टाइम है उसमें डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक में प्रीहिस्टोरिक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो पुस्तक थी द आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिकनेस ऑफ स्कॉटलैंड। और लुबोक 1800 ने 3 भागों में सॉरी बांटा था। सॉरी लुबाग ने जो किया था वो 63 में किया था, सॉरी, 63 में, जब रॉबर्ट बुशफुट ने पल्लावरम में खोज की थी, ठीक है। तो 63 में हो गया लुबाग महोदय का, और 61 में हो गया ये आपके अलेक्जेंडर कनिंघम का पुरातत्व विभाग के जनक, और 73 में भरभूत की खोज, और 78 में हड़प्पा की, ठीक है। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्रित पात्र कहाँ मिले हैं? हड़प्पा से मिले। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फुट। ये भी अभी हमने आपको जब एक्सप्लेनेशन दिया है तो उसमें बताया हुआ था, 33 फुट चौड़े हैं, ठीक है। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग जो है 33 फुट चौड़ा, और गड़ियां संपूर्ण पर काटती हैं। हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना है? ईंटों का बना हुआ है। हड़प्पा राजमार्ग में मुख्य दरवाजे किधर हैं? गलियों में बने हुए हैं। हड़प्पा का समाज कैसा रहा है? मात्र सत्तात्मक रहा है। ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते थे? हरपुरिया। इसमें हर यूपिया लिखा हुआ है तो हरपुरिया होगा इसका। मोहरें सर्वाधिक किससे बनी हुई हैं? सैलखड़ी की बनी हुई है। अगर सैलखड़ी नहीं है तो टेराकोटा हम लगाएंगे। मैंने स्वास्तिक चिन्ह स्टेट किस सभ्यता? बताई है, जी मैंने मैम। स्टेटाइट भी बताई है, स्टेटाइट रहे तो भी लगाए। सैलखड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वही जैसे टाइट। बता रहे वही इंग्लिश हो गया। हाँ वही हाँ, वही चीज। वही बोलते हैं, वही बोलते हैं, ठीक है। तो स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? हड़प्पा सभ्यता की। बट हड़प्पा सभ्यता तो आप प्री हिस्टोरिक में भी पढ़ ही चुके हो कि प्री हिस्टोरिक की भी पाया गया था। देन यहाँ से तो नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। हड़प्पा सभ्यता के लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करते थे? एल आकार की। और इनका अनुपात क्या हुआ करता था? 3 अनुपात कुछ था, कितना था? इसका अनुपात 4:1। हाँ, ईंटों का अनुपात, ठीक है। हम्म, हड़प्पा को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? जॉन मार्शल, ठीक है। उस समय के तत्कालीन जो भी पुरातत्व के अध्यक्ष थे, जॉन मार्शल साहब, उन्होंने, और इन्हीं की अध्यक्षता में इसकी खुदाई भी हुई। हाँ, हड़प्पा काल की ईंटें किससे बनी हुई थी? जलोढ़ मिट्टी से। ये भी मैंने आपको अभी बताया हुआ था कि जलोढ़ मिट्टी से बनी हुई है, और इनका अनुपात 4:2:1 है, ठीक है। मोहनजोदड़ो पे आ जाते हैं, अगला टॉपिक। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। स्नानागार का साइज क्या था? 8 to 9। बताइए। देखिए, ये सामने लिखा हुआ है, फुट में लिखा हुआ है आपका 39 फुट, 33 फुट, गुणे 8 फुट। इसके अलावा अगर मीटर की बात करें तो 11.88 मीटर, गुणे 7 मीटर, गुणे 2.43 मीटर। 43 मीटर, 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। आगे आ जाइए। विशाल स्नानागार की किस दिशा में बरामदा नहीं है? बताइए। पश्चिम में बरामदा नहीं। स्कीम में नहीं है, जो स्नान, कुषाण कालीन में बनाया था ना वो, वहाँ पे वो स्तूप बना था जो। जी, उसी पर। बिल्कुल। में कुशाणकालीन स्तूप बना है मोहनजोदड़ो में, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। स्नानागार के किस दिशा की तरफ सीढ़ियां हैं? उत्तर तथा दक्षिण में है। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं? 6। और विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। अब देखिए, अन्नागार यहाँ से मिला है, लेकिन जो मेनली अन्नागार हमको याद रखते हैं वो हड़प्पा के लिए याद रखते हैं, ठीक है। अन्नागार हमें हड़प्पा से मिला है, और स्नानागार यहाँ से मिला है, मिला यहाँ से भी है, बट मेनली जो है वो हड़प्पा के लिए, ध्यान दें। कुमुद वाले बैल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, जो अभी आप नाम बोल भी रहे थे कुमुद वाले बैल के लिए, जी सर। ठीक है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। जिसका साइज क्या है, कोई बताइए। 5 into 2.5 10.5 इंटू 5 इंटू 5 into 2.5। 2.5।
जी। और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, ये क्वेश्चन भी आया था कि क्या साइज है, तो 10.5 सेंटीमीटर उसमें राइट था, ठीक है। और इसको 4.1 इंचेस का भी है, जो कि लास्ट वैक्स टेक्निक का है या डोकरा कास्टिंग टेक्निक का है, जिसे 1926 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, 1926 में। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 1926 से कुछ और कनेक्ट कर सकते हो, जी बताएं। 1926 में 1926 में लक्ष्मण पाई का जन्म हुआ था गोवा में। 25 बिल्कुल, में लक्ष्मण सत्येंद्र पैक। नाथ है, 26 में कहीं कहीं जी तैयब मैम, मेहता को भी 1926 बताया जाता है। 1925 है जनरली तो। अब कुछ जगह अगर लिखा है तो वो अलग की बात है, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन 1925 है तैयब मेहता तो। जी हाँ 1925। 25 26 गुजराल का कृष्णा भी है। रेड्डी 1926 में। जी जी बोले। कृष्णा रेड्डी का सर शायद जन्म है नहीं 1926 में। उनका कृष्णा 1925 रेड्डी है। और कृष्णा रेड्डी और कृष्णा खन्ना दोनों 1925 है, अच्छा जी 25 ठीक है। 26 का रिकॉल नहीं हो रहा। 1926 से मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूँ। 1926 में सादा चरण वकील कला विद्यालय, जी भैया। ठीक है। दूसरा हो गया एटेलियर 17, ठीक है, विलियम हैटर, क्लियर है। और जस्ट 2 साल बाद आईफैक्स का हुआ था 1928 में। जी हम्म। एटेलियर 17 में शिक्षा किसने ली थी? हैतर ने। वो तो ली थी ना, वो तो एस्टेब्लिश किए थे। शिक्षा किसने ली थी इंडियन आर्टिस्ट में? कृष्णा रेड्डी ने। कृष्णा रेड्डी कृष्णा ने, हाँ। रेड्डी ने भी ली है, और आपकी हिम्मत शाह ने भी ली है, ठीक हिम्मत है। शाह ने। ओके। अब देखिए, अब इस बुक का ही देखिए आप कि नर्तकी की मूर्ति का साइज क्या दिया है इन्होंने, 9.9 सेंटीमीटर दिया है। बुक की वजह तो से हमारा रॉन्ग हो गया था। लगा के आए थे अगली बार परीक्षा में। अच्छा, ये 9 सेंटीमीटर केवल इसमें नहीं है, 9 सेंटीमीटर समथिंग कुछ उसमें भी दिया है, आपकी रीता प्रताप में भी, जी जी रीता उसमें भी प्रताप गलत में भी, दिया और है। किसी में बुक 14 पढ़ पॉइंट रहे कुछ थे दिया हुआ सबने है। ना, उसमें भी यही लिखा था हाँ 9.3, वही जी लगा जी के जी। चले आए। हमने भी वही लगाया था। तो बेसिकली अभी हम लोग को याद रखना है 10.5 सेंटीमीटर। जी अब इससे तो नहीं भूल नटराज की सकते। मूर्ति। क्वेश्चन को गलत बिल्कुल। कर दे रही हैं, नहीं तो आदमी तो पढ़ा तो ठीक ही था। अपनी मोहनजोदड़ो। किताबों वही को। तो, नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति मिली है क्या यहाँ से? मोहन मोहनजोदड़ो से तो नटराज नहीं मिला, वहाँ ये से हड़प्पा से है। हड़प्पा से मिला। हड़प्पा से मिला है ना? जी हाँ जी। हड़प्पा से मिला है, नर्तक तो बन ये गए भी थे वो। क्वेश्चन गलत हो गया। अब नटराज की मूर्ति का ऊंचाई कितनी है, 7 या 8 इंच? एक 7 या 8 मिनट। इंच जो हड़प्पा में है, तो उसकी तो 3.8 इंचेज है। जी राशि रस्तोगी की बुक है क्या है, जी वही हाँ जी। पढ़ा जी रहे हैं मैम, आप? हाँ जी मैम। इसी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ये भी कुछ कोई नहीं, सही नहीं है। इसको छोड़ दीजिए। मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो। को। और मुर्दों का नगर किसे बोलते हैं? मृतकों का नगर। लोथल। लोथल। को कहते हैं। और मिस्र को क्या बोलते हैं? जी वो भी कुछ मृतकों का बोलते हैं ना। मृतकों की पुस्तक वही मिश्र है क्या? मृतकों की पुस्तक कौन सी है? जी मृतकों की पुस्तक मिस्र को बोलते हैं क्या? आप तो थोड़ा सा और हाँ भाई वही देखिए। जी मिश्र ही मृतकों की पुस्तक मिस्र को। डेट मिश्र ऑफ को बुक। बोलते हैं। डेटा युद्ध की युद्ध की पुस्तक ये पुस्तक। मुगल को। और लगाइए दिमाग। किसकी युद्धों की पुस्तक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे बहुत पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में।
अरे गोया की वही युद्ध है, की व्यवस्था। वही है जो जिसका चित्रण होकर के वो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित की गई थी। रजमनामा। रजमनामा, जी, महाभारत। वही तो ठीक है। कह रहे, मुगल अकबर के टाइम। हाँ हाँ। हाँ महाभारत योगी में की तो धर युद्ध की, की हुई। जना अच्छे से बता दिए बिल्कुल। आपने, हम लोग नहीं जानते थे इसको। राजनामा वाला। जी, ये सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में है। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था, और रामायण का भी अनुवाद उन्होंने ही किया था। और ये दोनों के दोनों, मतलब दोनों महाकाव्य जो है हमारे, महाभारत और रामायण, दोनों सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में। ठीक है। जी। उसके अलावा एक जगह शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट शायद रजमनामा राष्ट्रीय संग्रहालय में भी है। बट सवाई मानसिंह द्वितीय में तो कंफर्म है। उसकी दूसरी प्रति शायद राष्ट्रीय संग्रहालय। हाँ, आगे आ कहते हैं जाते जो हैं। मतलब अकबर को भेंट की थी। हाँ हाँ हाँ। ये योगी शायद का बाहर धड़ कहाँ से मिला है? में है क्या जी। राजनामा? जी मैम। बाहर कहीं राजनामा का है क्या जो? क्या? नहीं, बाहर नहीं, आई थिंक सो कि मेरे ख्याल से ये शायद राष्ट्रीय संग्रहालय में है। बट फिर भी इस पे देख लेंगे, ये तो शायद टॉपिक प्रतीत दूसरा है, हमको उसमें लग जब रहा आएंगे है तो। बाहर है। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में तो 100% है, उसकी दूसरी प्रति दूसरी जगह कहीं हो सकती है, वो मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है। जी जी। अच्छा, आगे हो जाते हैं कि योगी की धड़ कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसका साइज सबको ही पता है, 17.7 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट किया था? 17 फीट किसकी डेविड की से मूर्ति, कनेक्ट? माइकल एंजेलो की। बिल्कुल, डेविड की मूर्ति से किया था, जो कि लास्ट ईयर यही पंद्रह से सौ पूछा गया है। चार में फ्लोरेंस में। बिल्कुल, गैलेरिया डेल फ्लोरेंस। फ्लोरेंस। और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो ये मतलब अच्छे क्वेश्चन है और इनको ध्यान ज्यादा दीजिएगा। मोहनजोदड़ो जी। की सभ्यता को किस स्थान की सभ्यता के समान माना जाता है? मेसोपोटामिया तथा सुमेरियन सभ्यता के मेसोपोटामिया, समान। सुमेरियन। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों से मिले हैं? ये भी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया। जी। पंजाब में रोपड़ से, राजस्थान में पंजाब, कालीबंगा, रोपड़, गुजरात में राजस्थान, लोथल कालीबंगा, धौलावीरा, गुजरात, लोथल। और हरियाणा से बनावली। बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, ये किससे ज्ञात होता है? धनों के भानों अवशेष से के ही होगा, अवशेष क्योंकि में। बिल्कुल, वास्तुकला पूछ रहा क्योंकि है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी स्थापत्य जैसी चीजें होंगी, वो उसके अंतर्गत, उसी से तो हमको पता चले। जी। इस समय भवनों का निर्माण किससे होता था? पकी हुई लाल मिट्टी ईंटों से, जो कि जलोढ़ मिट्टी से बनी थी, जिनका अनुपात 4:2:1 था। पकी ईंटों की माप क्या थी? 10 सही, 1.4 इंटू 5 इंटू 2 सही, 1/2। 1/2। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति किससे बनी है? चूना पत्थर से। चूना पत्थर से, जो कि लाइमस्टोन बोलते हैं जिसको। ठीक है। जी। जो जी। कि कराची में संग्रहित है। ओके, एक सेकंड। मोहनजोदड़ो से मिट्टी की कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो 3 3। प्राप्त हुई हैं। टिकरे में नाव का रेखा चित्र उत्कीर्ण हुआ था, ये भी मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो क्वेश्चन में। थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। कुंभकार के 6 भट्टे तथा गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से। से। और पीतल का बना इक्का कहाँ से मिला था, या तांबे का इक्का? हड़प्पा से। तांबे का इक्का ये हड़प्पा से। हड़प्पा से मिला था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे 4 पशु कौन कौन से हैं? तो गेंडा, भैंसा, बाएं में, हाथी, बाघ। बिल्कुल, बाएं में क्या क्या है आपके? गैंडा और गेंडा, भैंसा। और राइट और में दाएं में क्या चीता, क्या है? सबसे बाघ, हाथी। मजबूत हाथ में गैंडा और भैंसा, सबसे कमजोर में सबसे कमजोर वाला। तो ऐसे याद किए चीता, थे। हाथी। अच्छा अच्छा। ये दाएं में है, ठीक है। और सेंटर पे या सम्मुख बोल सकते हैं या सामने बोल सकते हैं, 2 हिरन है। ठीक है, हिरन ही है जो 2 हैं।
मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? कुषाण काल में किया गया है। कुषाण। जी। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है? मोहनजोदड़ो को, मोहनजो- क्योंकि यहाँ पे स्तूप मिला हुआ है, कुषाणकालीन स्तूप मिला हुआ है पूर्व में। किस स्थल में संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मोहन- मिले हैं। और सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, एक चीज बताइए, सारे ये जो हैं ये पूर्व टीला और दुर्ग टीला में मतलब पूर्व टीला और पश्चिम टीला या नगरीय टीला बोल सकते हैं या दुर्ग टीला में, इसमें विभाजित किए गए। कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। बिल्कुल, धौलावीरा है। ठीक है। अच्छा, वो किन तो किन क्षेत्रों चौदड़ो में में बटा था हुआ वो है? जो किलेबंदी का था, जो चौदड़ो जो था उसमें कोई उच्च, घेराबंदी नहीं थी। मध्यम और निम्न। दुर्ग है, मध्य है और निचला है। म- ठीक है, दुर्ग, मध्य और निचला टीला। लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि लोथल की खोज किसने की, कब की, तो एक बारी उसके बारे में बता दीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। SR राव ने की थी 1954 में। और ये लोथल भगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। बिल्कुल, SR राव 1954, उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। 55-56 में उन्होंने इसकी उत्खनन कार्य करवाया, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। एक मिनट, भोगवा नदी के किनारे है। और भोगवा नदी कहाँ है? गुजरात में, जिसे मृतकों का नगर भी कहते हैं या मुर्दों का नगर कहते हैं। मुर्दों का नगर। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी चीजें, देखो हम लोगों ने डिटेल में तो पढ़ ही लिया था हड़प्पा और वो मोहनजोदड़ो। अब हम लोथल के बारे में कुछ चीजें और बता देते हैं, ताकि हम लोग इससे जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीजें तो समझी गए कि इसको हम किसने खोज की, कहाँ पे है, सब कुछ। युग्म शवों की समाधियां मिली हैं यहाँ से, और तांबे का हंस मिला है। और सबको पता है कि यहाँ से व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है और पश्चिमी एशिया का, और प्रमुख बंदरगाह रहा है, या गोदीवाड़ा जिसे बोलते हैं, गोदीवाड़ा मिल रहा है। मनके के कारखाने, मनके को क्या और बोलते हैं? अगर दूसरी लैंग्वेज में इसको पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है? कि सब मृत लोगों ने सुना भांड। होगा जड़। नहीं मन नहीं के नहीं जो नहीं। छोटे छोटे मोतियों के जो टुकड़े होते हैं, जो पहने जाते हैं जड़हार। गले में। जड़हार बोला जाता है इनको। ठीक है, जड़हार। जेडहार। जड़हार बोली। जेडहार तो हमको लगता है वहाँ हड़प्पा में भी है। नहीं मैम, हम्म, जड़हार आपके वहां पे भी मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, चंदूगढ़ में भी मिल जाएंगे। लेकिन हाँ मेनली वही। जो है कारखाना जो है वो लोथल में मिलता है, जिसको जी जी। मनका का कारखाना बोलते हैं या जड़हार बोल देते हैं। ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं जड़हार की खोज कहाँ हुई? लोथल में हुई। ठीक। चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। नहीं, हाँ, चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। लोथल से प्राप्त एक मधभांड पर अंकित दृश्य की पहचान पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी से संबंधित है। पंचतंत्र किसकी है? शुरू शर्मा की। विष्णु शर्मा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, फारसी बेसिकली भाषा यही में सब। अनुवाद फैजी और अबुल फजल ने किया है और अरबी में रुदवी ने। बिल्कुल, अरबी में रुदगी ने किया है और अबुल फजल ने किया हुआ है। इनका फारसी में अयार दानिश और अनवर सुहेली जो किया है वो किया है फैजी ने, जो कि भाई थे अबुल फजल के। फारसी ठीक है। में फैजी ने किया है, अरबी में अबू फजल ने। नहीं 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 मैम, फारसी में 2 अनुवाद हुए हैं, एक अयार दानिश और अनवर सुहेली, जो कि एक फैजी ने किया है अनवर सुहेली, और अयार दानिश किया है आपके सॉरी अबुल फजल ने। और रुदगी ने किया है कलीला दन्ना के नाम से, जो कि अरबी अनुवाद है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे आ जाते हैं। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए हैं। तांबे का हंस कहाँ से मिला है? अभी मैंने आपको बताया भी था, तांबे का हंस लोथल से मिला। वर्तमान में धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से, पंचतंत्र की जो की कहानी थी। ठीक है। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं।
सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित की गई हैं? लोथल तथा रंगपुर से। सिंधु सभ्यता में शवाधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? लोथल से मिले हैं। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्धि उपलब्धि क्या है? हड़प्पाकालीन बंदरगाह, जिसे गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। आगे आ जाते हैं। लोथल के उत्खनन में से क्या क्या प्राप्त हुआ? मृदभांड मिले हैं, उपकरण मिले हैं, मोहरे हैं, वाट एवं माप तथा पाषाण उपकरण हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल तथा चंदूगढ़। अब क्लियर है मैम? जी क्लियर। हाँ, पहले आप प्रायोरिटी दीजिएगा लोथल को ही। जेड हार बोले या मनके बोले। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल तथा रंगपुर से। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस संदर्भ स्थल को कहते हैं? लोथल को कहते हैं। आगे आ जाते हैं चंदूगढ़। चंदूगढ़ के बारे में सबको पता ही है, और किसने खोज की है, किसने इसका उत्खनन किया है, तो एक बार फिर से आप लोग बता दो, कोई एक लोग, किसने इसका खोज की थी, कहाँ है, क्या स्थिति है इसकी? 1931 में एनजी मजूमदार ने पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर है। बिल्कुल, जो कि मोहनजोदड़ो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया था? एनजी मजूमदार। 1935 में अर्नेस्ट मैके ने करवाया था। ठीक है, अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन कार्य करवाया है, जबकि खोज इसने एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। 1935 को और किसी चीज से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं हम लोग? 1934 कोई में बताए? ज्योति जन्म हुआ था, 35 में शायद उनका हुआ था क्या? मी, मीरा मुखर्जी। क्लियर नहीं। ए रामचंद्रन। बिल्कुल, ए रामचंद्रन साहब का जन्म हुआ था 1935 में केरला में, जिन्होंने शिक्षा ली थी शांति निकेतन से। ठीक है, आगे आ जाइए। चंदूगढ़ के बारे में दो चीजें पता ही चल गई हैं, और यहाँ डिटेल में हम थोड़ी सी देखेंगे क्या क्या चित्र वगैरह मिले। यहाँ पर कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए हैं। ठीक है, पीतल की बनी बतख है। पीपल वृक्ष पकड़े दो महिलाएं भी हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य हैं, लिपस्टिक के अवशेष यहीं से मिले हैं, या बोल सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। मनके के कारखाने हैं। अलंकृत हाथी की मूर्ति है। और जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है वक्राकार ईंटें और कांसे की बैलगाड़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया कि मोहनजोदड़ो लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, दक्षिण में। पीतल की बनी बतख कहाँ से मिली है? चंदूगढ़ से। जबकि तांबे का हंस कहाँ से मिला था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था तांबे का हंस लोथल से। लोथल से मिला था। थल। बिल्कुल, और पीतल का बना इक्का वो मिला था हड़प्पा से। और पीतल की बनी बतख वो मिली है चंदूगढ़ से। चंदूगढ़ से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या प्रमुख है? अलंकृत हाथी है, ये भी आपको बताया। खिलौने हैं, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हैं। और सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि के साक्ष्य हैं। चंदूगढ़ से प्राप्त ईंटों का आकार कैसा है? वक्राकार है। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? चंदूगढ़ में किया गया है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? चंदूगढ़ से मिले हैं, यहीं से सौंदर्य प्रसाधन के भी साक्ष्य हैं। किस हड़प्पाई स्थल में झुककर लिपस्टिक झांगर? यहाँ का मेन हो गया है जैसे। देख रहे हैं चारों तरफ जी मैम। लिपस्टिक लिपस्टिक नजर आ रहा है यहाँ पे चौधड़ों में। किस हड़प्पाई स्थल से झुककर झांगर संस्कृत के साक्ष्य मिले? चंदूगढ़ से मिले। ठीक है, आगे आ जाते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में बता दीजिए कोई। 1953 इसकी 19 खोज हुई थी, बीबी अमलानंद लाल घोष। ठीक ने है, उत्खनन कराया था। घग्गर नदी है, हाँ, राजस्थान। हनुमानगढ़ी जिले। जी,
तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ी में घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज की थी 1953 में अमलानंद घोष ने, और बीबी लाल व बी के थापड़ ने 1961 में इसकी उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। नालियां लकड़ी की बनी हैं और श्रृंगार के सामान प्राप्त हुए हैं। वहां पे आपको साक्ष्य मिले थे लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधनों के, तो यहाँ पे भी श्रृंगार के सामान प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, सिलेंडर सील जिन्हें बोलते हैं। अलंकृत ईंटें हैं। शैल चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं, और हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया कि जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा के घर कैसी ईंटों से बने हैं? कच्ची ईंटों से बने हैं, और अलंकृत ईंटों का भी यहाँ पे प्रमाण मिला है। और कच्ची ईंटों का भी मैंने बताया था आपको, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे आ जाते हैं। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? बेलनाकार मोहरें, हल्के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घर के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, तथा प्रतीकात्मक समाधियां आदि मिली। मैंने इसके पहले आपको सारी चीजें पहले ही बता रखी है, वही चीजें इसमें लिखी। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियां हैं? 3। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार आदि। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड के। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी आपके कालीबंगा से ही मिले, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, नालियां लकड़ी की बनी हुई। प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद हैं, किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सैंधव सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य हैं? कालीबंगा में। और कांसे की सुई कालीबंगा से मिली। ठीक है, कांसे की सुई हो गई इस पे, और उसके अलावा तांबे का हंस हो गया लोथल से। उसके अलावा आपके चंदूगढ़ों से मिली है पीतल की बनी बतख, और पीतल का बना इक्का मिला है हड़प्पा से। तो बेसिकली आज हम लोग कल से हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, धौलावीरा, और जो कि आगे के रेस्ट बचे हुए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई आर्टिस्ट पढ़ना चाहो तो आप बता दो, तो मैं पढ़ा देता हूँ कोई भी आर्टिस्ट जो आप पढ़ना चाहो। जो आपकी इच्छा हो वही पढ़ा दीजिए। जो आप लोगों को लगता हो कि नहीं मतलब इसके बारे में थोड़ी डिटेल हो जाए, तो बता देता हूँ अच्छे से। सारा ही बिना पढ़ा हुआ है, कुछ उसी में मिल जाता है सर, कुछ भी पढ़ा दीजिए। ऐसे मत बोलिए मैम, आप लोगों के तो अच्छे सर से मकबूल सब फिदा कुछ। के हुसैन के बारे में पढ़ा दीजिए सर। हुसैन जी फिदा पे साहब फिदा के है बारे में। भाई। सर हुसैन नहीं, साहब पे हुसैन कर जी को दीजिए। तो ऐसे है ना कि इनके बारे में आई थिंक सभी को पता होगा। जी सर। ठीक है, सभी लोग उनके बारे में खूब अच्छे से पढ़े होंगे। तो कोई ऐसा बताओ जो कम पढ़ा हुआ हो, और उसको हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करके अच्छे से आपको पढ़ा दें। देखो एम एफ हुसैन तो सभी ने पढ़ा ही होगा आई थिंक, नहीं कहेंगे तो वो भी पढ़ा दें। अरे सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, तो एक बार थोड़ा बहुत चलिए हाईलाइट हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी लैंग्वेज में पढ़ना ठीक चाहते हैं आर्यन भाई, थोड़ा पढ़ा सर दीजिए, आज आप सुनेंगे। आपका हम ठीक है। ठीक बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं। है, एम एफ हुसैन, इनका इस फुल नेम बार क्या तो है? राहुल सर का तो एकदम क्लियर है, एकदम पक्का सही अरे सीट। मैडम, आप लोगों गजब। को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, बस थोड़ा सा बात करना आता है, तो बस वही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और कुछ नहीं। बताइए, अच्छा एम एफ हुसैन का फुल नेम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, जिनका जन्म 1915 में हुआ। ठीक है, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर ग्राम में। निधन हुआ 2011 में। कहाँ हुआ था? लंदन में। लंदन। ठीक है, इंग्लैंड भी है तो वो भी सही होगा, क्योंकि उसी की जगह है ये, इंग्लैंड की। 2011 में निधन हो गया था। 2010 में ही इन्होंने
भारतीय कतर नागरिकता छोड़कर कतर की नागरिकता ले ली थी। ठीक है। इनकी जी। पत्नी का नाम था फैजिला, और ये शायरी के बहुत शौकीन थे। ठीक है। राष्ट्रीयता जो उन्होंने ली, भारत की जो राष्ट्रीयता चली वो 1915 से 2010 तक चली। इनके पुत्र थे शमशाद, जो कि वो भी चित्रकार ही। प्रारंभिक गुरु इनके देवलालीकर साहब थे। ठीक है। दीदी राष्ट्रीयता देवलालीकर, जिनको 6 से बताती है। लेके 10 तक ली थी ना सर, 15 कहाँ हाँ, से? 2010 तक थी ना। हाँ वही 6 से ली थी। और इनकी जो प्रारंभिक गुरु थे वो देवलालीकर साहब थे। देवलालीकर को पूरा नाम क्या है देवलालीकर का? दामोदर दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर। बिल्कुल। ठीक है। ये किस कहाँ के विद्यालय के थे ये? इंदौर के थे। इंदौर कला विद्यालय के थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो शिक्षा ली है मकबूल फिदा हुसैन ने, वो 1936 में ली है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से। ठीक है। और ये राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। किसी को पता है कब तक रहे हैं, कब से कब तक? 1986 से ले रख के और 88 तक रहे हैं क्या? 2 ही साल रहे हैं शायद, नहीं क्लियर है। ये रहे हैं 86 से लेकर के 92 तक। हाँ, ठीक। जब उनको 86 से रहे हैं। पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, उसके 1 साल बाद तक रहे हैं ना, 91 से 92। हाँ, 66, 73, 91। 66 में आपको जी। पद्मश्री है, 73 में आपका पद्म भूषण है, 91 में आपका पद्म विभूषण है। कालिदास सम्मान तो इनको शायद वही 87 में मिला है। हम्म। जी। चलिए आगे आ जाते हैं, तो इनकी विधाओं की बात कर लेते हैं। कोई बताएगा कि इनकी कौन कौन सी विधा में ये कार्य करते थे, क्या क्या ये चीजें करते थे? सबने पढ़ा है एम.एफ. हुसैन के बारे में, बस ये बताइए ये कौन कौन ये क्या क्या करते थे। ये इम्पोस्टो प्रतिदिन में अपना कार्य करते थे। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ और रहे हैं, वो तो माध्यम है मैम, वो माध्यम हो गए। ठीक है, ये इनकी विधाएं क्या है? विधाएं का मतलब चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, ये सब चीजें। ये चित्रकार हैं और लेखक हैं, जैसे शायरी वायरी इनको पसंद है। मुख्य रूप से देखिए, ये चित्रकार ही है। चित्रकार भी हैं, ये फिल्म निर्देशक भी हैं, ये फोटोग्राफर भी हैं, ये पटकथा लेखक भी हैं। ठीक है। घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है इनकी कला पर। भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को, और यामिनी राय को भी कहा जाता है। हुसैन अपने कैरियर की शुरुआत सिनेमा पोस्टर या होर्डिंग पेंटर के रूप में प्रारंभ किए। पहले होर्डिंग पेंटर कौन थे? डॉक्टर भिंडे। मिस्टर भिंडे। बिल्कुल। भिंडे साहब। मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां हुसैन शैली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां, जैसे कि ये मोटी रेखाएं हैं, इसके अंदर आकृति कोई बनी हुई है, वो हुसैन शैली के अंतर्गत आता है। चित्रकारी के साथ साथ ये शायरी का शौक था, जो तो हम पहले ही बता दिए हैं। 1952 में इनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी हुई थी इंटरनेशनल, जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुई थी। और जबकि इनकी 1950 में प्रदर्शनी हुई थी प्रथम, जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी, इंडियन मतलब भारत के अंदर। ठीक है। 1950 में जहांगीर आर्ट गैलरी में, 1952 में प्रथम एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इन्हें मनमौजी कलाकार भी कहते हैं। इनकी एक कृति है कपल, जो कि क्रिस्टी की नीलामी में $1,50,000 में बिकी थी। दूसरी कृति थी इनकी जमीन, जिसे अर्थ श्रृंखला भी बोलते हैं, जिसे स्वरूप श्रीवास्तव ने खरीदा था 100 करोड़ रुपए में। और 1971 में, 1971 में महाभारत श्रृंखला के 30 चित्र ब्राजील के साओ पाउलो में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित किए। और ये एकमात्र भारतीय चित्रकार थे जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। इसी वजह से इनको हुसैन को भारत का पिकासो कहते थे। और इंदिरा गांधी को किसके रूप में चित्रित किया था इन्होंने? दुर्गा के दुर्गा रूप के में सर। दुर्गा के रूप में। इंदिरा को दुर्गा के रूप में चित्रित किया था। ठीक है। इनके अति यथार्थवादी कुछ चित्र थे, अति यथार्थवाद से। ठीक है। वो कौन कौन से चित्र थे, किसी को पता है? मैं बता देता हूँ।
दौड़ते हुए अश्व के साथ, मान लो ये दौड़ता हुआ घोड़ा है, इसी के अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य। इस पर दौड़ रहा है, ये सूर्य लुढ़क रहा है। तो दौड़ते हुए अश्व के साथ भूमि पर लुढ़कता हुआ बादामी सूर्य, और दूसरा है नारी की जांग पर बैठा गिद्ध। ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट चित्र हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जमीन श्रृंखला हो गई, जिसे अर्थ श्रृंखला भी बोलते हैं। नीली रात है, सरस्वती है, बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी किसका है मुगल में? मुगल काल में बैलगाड़ी चित्र किसका था? हसन का है सर। अबुल अबुल फजल हसन का का है। सर। अरे हसन का है, फजल तो लेखक हैं। हसन का है, फजल का फजल नहीं, तो हसन का है। अबू लेखक फजल हैं। का है ना। नहीं नहीं मैम, मैम, अबुल हसन का हसन है, का है। अबुल हसन। अच्छा फ- अच्छा। अबुल फजल फजल तो जो उससे थे कुछ वो लिखा रहा है ऊपर में। अकबर के काल के लेखक थे, वो चीजें लिखते थे। ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सेकंड एक्ट हो गया, बैलगाड़ी हो गया, भारत माता हो गया, लैंप और मकड़ी के बीच में है, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप, मदर टेरेसा, अंतिम भोज, महाभारत श्रृंखला, रामायण श्रृंखला, हनुमान, मतलब जय हनुमान, आपातकाल, करबला, गणेश। गणेश के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो गणेश पेंटिंग किसकी है? और भी किसी की है? जानकी राम की, सीबी जानकी राम की है। मैम वो पेंटिंग नहीं है, मूर्ति है। मूर्ति है वो। पेंटिंग है आपकी जोगेन चौधरी की। जी। जोगेन चौधरी की नटी विनोदिनी भी है। ठीक है। गणेश हो गया, दुर्गा को इंदिरा इंदिरा जी को दुर्गा के रूप में चित्रित किया था। लालटेन हो गई, छाता हो गई, महात्मा गांधी है, ब्रिटिश जज है। और 85 वर्ष में हुसैन ने माधुरी दीक्षित को लेकर एक गजगामनी फिल्म बनाई थी। ठीक है। उसके अलावा उनकी और भी फिल्में, जैसे पहला सितारा है, मीनाक्षी है। मीनाक्षी को बोलते हैं इंग्लिश में अ टेल ऑफ थ्री सीरीज, जो कि 2004 की है। और हुसैन की आत्मकथा पर बनी फिल्म कौन सी है? किसी को शुद्ध पता हो तो जायज बताओ। पेंटर है। नहीं मैम। अच्छा, दूसरी है क्या? बिल्कुल, हुसैन की आत्मकथा पर बनी फिल्म, मेकिंग ऑफ अ पेंटर। ठीक है। ये है, इनकी आत्मकथा पर बनी फिल्म है, मेकिंग ऑफ अ पेंटर। इनके पुरस्कारों की बात की जाए तो 66, 73, 91 जो मैंने याद किया वो मैं आपको बस बता रहा हूँ। हम ऐसे ही याद किए, 66, 73, 91, 66 पद्म पद्मश्री। और भूषण अब और विभूषण। बिल्कुल। और 87 में इनको कालिदास सम्मान मिला है। ठीक है। और गोल्डन आगे बढ़ते हैं तो, सड़सठ जी, अड़सठ में मिला गोल्डन था वियर शायद। पुरस्कार इनको बर्लिन महोत्सव में मिला था 1968 में। जबकि हाँ थ्रू द बर्लिन। आईज ऑफ अ पेंटर के लिए मिला था, जो कि 1967 की है। 1967 से आप एक चीज और याद कर सकते हो, जगदीश गुप्त की एक पुस्तक थी, जो थी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, वो भी 1967 की ही है। ठीक है। तो यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन का द एंड हो जाता है। 2007 में इनको राजा राबी वर्मा पुरस्कार भी मिला है सर। जी जी मैम, बहुत से ऐसे पुरस्कार हैं, मतलब कि मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो मतलब कॉमनली आती हैं। ऐसे मैम पता है, ये आर्टिस्ट ऐसे हैं कि इनकी हजारों कृतियां हैं, और हजारों ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग पढ़ते ही रहेंगे। ये कहने का मतलब, तो बहुत सी चीजें हैं, बट जो मैं पढ़ता हूँ या जो मैंने पढ़ा है, तो वो चीजें मैं आपको सारी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग 1 मिनट बंद कर देता हूँ, फिर कोई और चीज का डिस्कशन जो भी आप लोग करना चाहें।